आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर हम लोग पढ़ लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि हाल ही में कौन गर्भपात के अधिकार यानी कि राइट टू अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। राइट टू अबॉर्शन या गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश जो है ना, वो बना है कौन सा? फ्रांस बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। मतलब कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो एक्चुअली अबॉर्शन को राइट माने। अब फ्रांस का ये कहना है कि भाई महिलाओं का अधिकार है ये। हालांकि अब आप ये कहते हो कि सर भारत में भी है क्या कोई ऐसा अधिकार? हाँ, इंडिया के अंदर एक एक्ट है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ठीक है ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, 2021 के अंदर आया था ये। इसके अकॉर्डिंग भारत में अबॉर्शन करवा सकते हैं, बट कब कब? जब कोई 24 महीने तक, ठीक है ना, सॉरी 24 महीने नहीं, माफ करना, 24 सप्ताह तक, ठीक है ना, 24 वीक, मतलब प्रेगनेंसी के 24 वीक के अंदर अबॉर्शन करवाया जा सकता है कोई रेप वगैरह इस ऐसे कोई केसेस के अंदर। या फिर दो कंडीशन है क्या कि 20 सप्ताह तक जो है ना एक डॉक्टर से सलाह ले सकती है, और 20 से 24 सप्ताह के बीच में जो है ना वो वुमेन 2 डॉक्टर से सलाह ले सकती है इसके रिगार्डिंग। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 पास हुआ था। इसका रिगार्डिंग इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई थी, ठीक है। और आपको मैं फ्रांस से रिलेटेड बात बताता हूँ। फ्रांस में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या। एक तो है यूएन ओशन, ठीक है ना, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ना, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस है 2025 की ये कॉन्फ्रेंस है ना। ये कब कहाँ होगी? ये होगी नाइस तो नहीं कहूँगा, नीस शहर है। नाइस तो मतलब स्पेलिंग में नाइस लग रहा है ये, लेकिन वैसे नीस बोलते हैं इसको। नीस शहर में होगी यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासागर, सॉरी समुद्र नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन इसको बोलेंगे हम लोग। और एक इंटरेस्टिंग, इस बार 2024 के ओलंपिक होने वाले हैं, समर ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है ना। और ये समर ओलंपिक इस बार होंगे आपके तो ये समर ओलंपिक जो है ना कहाँ पे होंगे? ये होंगे फ्रांस के अंदर ही होंगे, फ्रांस के पेरिस में होंगे, ये याद रखना, पेरिस ओलंपिक है। अच्छा, पेरिस से मुझे याद आया, आईफिल टावर याद आया। जो एफिल टावर है आपका पेरिस का, जो एफिल टावर है, इसमें यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया अभी हाल ही में, ठीक है ना। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको बोलते हैं, इसको लॉन्च कर दिया गया। एक मेरी फेवरेट मूवी है MP3, मेरा पहला पहला प्यार, ठीक है ना। उसमें एफिल टावर मतलब उससे रिगार्डिंग दिखाया गया है कुछ, ठीक है। सो खैर कभी आपको टाइम लगे, बहुत पुरानी मूवी है, ठीक है ना, पर मुझे बहुत पसंद है ये मूवी। एफिल टावर है, यूपीआई, और के साथ साथ जो है ना याद रखना, फ्रांस का एक बहुत ऊंचा या कह सकते हो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है नाइट ऑफ द लियाजन, ठीक है ना। इस अवार्ड का नाम मैं लिख देता हूँ, KNIGHT, नाइट ऑफ द लियाजन। ये लियाजन ऑफ ऑनर, पूरा नाम तो इसका ये है, लियाजन ऑफ ऑनर। ये अभी हाल ही में किसको मिला है? ये अभी हाल ही मिला है शशि थरूर को मिला है, ठीक है ना। शशि थरूर जो है ना उनको मिला है अभी हाल ही में, शशि थरूर को मिला ये। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रह जाएगी, कर लेना आप लोग। अच्छा, एक बात और याद आ रही है मुझे, भारत और के साथ में जो फ्रांस है, भारत और फ्रांस दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? दोनों मिलके जो है ना वो सोलर एकेडमी है, सेनेगल है, वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं सोलर एकेडमी, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद, नरसापुर क्रोशिया जो प्रोडक्ट है ना, इसको जीआई टैग मिला है। ये आंध्र प्रदेश का एक प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है ये, इसको जीआई टैग मिला है ये, ठीक है। वेस्ट गोदावरी का प्रोडक्ट है ये, और आंध्र प्रदेश का ये 22वां जीआई टैग प्रोडक्ट है। अभी रिसेंट डेज में बहुत सारे जीआई टैग मिले हैं, जैसे एक अंबाजी व्हाइट मार्बल है, ठीक है ना। व्हाइट मार्बल वैसे बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंबाजी व्हाइट मार्बल की थोड़ी अलग ही पहचान है, हल्के हल्के इसमें ब्लैक से रेशे हैं। और ये कहाँ का है? ये गुजरात का है, जिसको जीआई टैग मिला। रिसेंट डेज में बहुत सारे आपके जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, जैसे कच्छ रोगन क्राफ्ट है, गुजरात का है, 400 साल पुरानी पेंटिंग की टेक्निक है, जो कपड़े पे ऑयल बेस्ड पेंट इसमें होता है। वेस्ट बंगाल का जो है ना बांगलर मलमल है, इसको जीआई टैग मिला। ये कपास का बना मलमल है, हथकरघा शिल्प में आता है ये। मध्य प्रदेश से रतलाम रियावन लहसुन भी है, ठीक है ना, गार्लिक। वैसे देखो लहसुन के बहुत सारे बेसिकली जो है ना वो फ़ायदे हैं, लेकिन लहसुन के फ़ायदों के साथ साथ जो है ना मतलब ये फ़ायदों के साथ मतलब मेडिकल फ़ायदे भी हैं। लहसुन के परांठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। मेरे फैमिली में मतलब है एक, और वो बहुत अच्छे परांठे बनाते हैं वो, ठीक है ना। तो लहसुन के परांठे भी मतलब उनको टेक्निक ही है उनके हाथ में एक अलग ही।
आसाम माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, और ये पेंटिंग है सांची पाट नामक हस्त निर्मित कागज पर बनाया जाता है। ये अगर पेड़ की छाल या स्थानीय रूप से साशी के नाम से इसको जाना करता है, गाय के गोबर और मिट्टी से उपचारित इसको मानते हैं, ठीक है। त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल है। तो ये त्रिपुरा में आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले परिधानों में से एक है ये। इसकी लंबाई आमतौर पे 5 फीट की होती है और ये ऊपरी शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है। ये असम के माजुली मुखोटा है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। इसके साथ साथ जो है ना, हैदराबाद की लाख की चूड़ियाँ, देखो भारत में लाख की चूड़ियाँ कई जगह फेमस है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ की फेमस है, हैदराबाद की भी लाख की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना स्टार्ट की है। इसमें 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2024-25 से हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? देखो कई राज्यों ने स्टार्ट किया ये। इस योजना में हर महीने 1500 रुपये मिलेगा। 18 से 60 साल तक के बीच की महिला हो, शादीशुदा मतलब नहीं ऐसा कोई क्राइटेरिया। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको एक महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की बताई थी, याद होगा ना आप लोगों को। तो जो महतारी वंदना योजना थी ना, वो छत्तीसगढ़ की थी, और छत्तीसगढ़ के अंदर उसमें तो क्या था, 23 साल से 60 साल, 23 साल के ऊपर की, और वो शादीशुदा लड़की। और के साथ साथ जो है ना, अच्छा इस इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना में क्या है, देखो 18 से 60 तो ये मिल जाएंगे, 1500 रुपये मिल जाएंगे ऐसे। इसके बाद में अगर कोई महिला 60 से 69 की पेंशन ले रही है, उनको भी 1500 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। और 70 साल से ज़्यादा कोई होगी ना, उसको 1700 रुपये मिलेंगे हर महीने पेंशन के रूप में। ऐसा हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ऐसा एमपी में भी स्टार्ट हुई है एक योजना। एमपी में कौन सी योजना स्टार्ट हुई है? ये हुई है लाडली बहना योजना, ठीक है ना। लाडली बहना योजना स्टार्ट हुई है। इसमें भी एमपी गवर्नमेंट 1000 रुपये पर मंथ देने वाला है। एक ऐसी योजना दिल्ली में भी स्टार्ट हुई है, मुख्यमंत्री महिला योजना हुई है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट यही 1000 रुपये देने वाली है, ठीक है ना। 18 साल से ऊपर की कोई लड़की होगी उसको 1000 रुपये दिया जाएगा, 18 साल से ऊपर की लड़कियों को। हिमाचल प्रदेश में एक योजना ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी वो है राजीव गांधी योजना, ठीक है ना। राजीव गांधी रोजगार सर्जन योजना, राजीव गांधी रोजगार सर्जन योजना, राजीव गांधी रोजगार सर्जन योजना। ये क्या है सर? देखो इस योजना में ऐसा है कि अगर कोई पर्सन जिसको टैक्सी चलानी आती हो, ठीक है ना, टैक्सी चलानी आती हो, और ई टैक्सी, ये ध्यान रखना, ई टैक्सी की बात हो रही है। ई टैक्सी मतलब बिजली वाली टैक्सी, और वो 20 लाख रुपए तक की कीमत की हो, ठीक है ना, 20 लाख रुपए तक की कीमत की हो, तो उसको सरकार 20 लाख तक की कीमत की है ना, तो उसको सरकार 50% यानी कि 10 लाख के लागत पे देने वाली है। और ये भी 10 लाख भी उसको हाथों हाथ नहीं देने, ये भी उसको जो है ना वो कोलेट्रल फ्री, ठीक है ना, कोलेट्रल फ्री लोन, मतलब कोई गारंटी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कोलेट्रल फ्री लोन जो है ना दे दिया जाएगा। बस उम्र उनके लिए 23 साल होनी चाहिए, बस इतना याद रखना। दोबारा सुनो क्या है। मान लेते हैं कोई 23 साल का लड़का है, 23 साल का लड़का लड़की जो भी है, 23 साल का बंदा है, उसको टैक्सी चलानी आती हो, ठीक है ना, अच्छा खासा अनुभव हो, मतलब लाइसेंस वगैरह हो, और वो पर्सन अगर ई टैक्सी लेता है और जिसकी कीमत 20 लाख तक की है, 20 लाख की गाड़ी है वो, लेकिन सरकार उसको जो है ना वो 10 लाख रुपए में ही दे देगी। एक तो 50% यहाँ डिस्काउंट कर दिया सीधा ही। दूसरा डिस्काउंट क्या है कि दूसरा डिस्काउंट सरकार क्या करेगी, सरकार ये करेगी कि ये 10 लाख भी आपको अपने अभी हाथों हाथ नहीं देने, आप इसको कोलेट्रल फ्री लोन पे ले लीजिए, और इसको फिर बाद में क्या करिएगा, किस्तों में चुकाते रहिएगा। अब किस्तों में हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है ऑन एन एवरेज जो है ना हम 40,000 रुपये आप कमा सकते हो। वैसे मैं आपको बताता हूँ हिमाचल प्रदेश में 40 क्या 50 से ज़्यादा कमा सकते हैं। टूरिस्ट एरिया बहुत है, बहुत पैसा लेते हैं वो, टूरिस्ट एरिया के हिसाब से कमा सकते हैं, ऐसा कोई मनाही वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और आम आदमी पार्टी वाली मैंने बात बताई थी। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री उज्जैनी महाकाली देवस्थानम पूजा अर्चना की है वहाँ पे, और ये कहाँ किस राज्य में है? ये एक्चुअली तेलंगाना राज्य के अंदर एक माता का मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूजा की थी। ये बहुत पुराना मंदिर है, 191 साल पुराना मंदिर है। माता की मूर्ति है, उज्जैन से आई थी, और ऐसा माना जाता है यहाँ पे ना 1813 में ना हैज़ा फैल गया था इस इलाके के अंदर, ठीक है ना, हैज़ा फैल गया था, और इसके कारण जो है ना बाद में यहाँ पे उज्जैन से मूर्ति माता की सेटअप की गई। उज्जैनी महाकाली देवी की मतलब मूर्ति जो सेटअप करती हैज़ा ख़त्म हो गया था, तो करके थोड़ा चर्चा है ये। और ये तेलंगाना में एक जगह सिकंदराबाद, वहाँ पे इसको सेटअप मतलब वहाँ पे ये है, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने भी पूजा की है। प्रधानमंत्री जी अभी रिसेंटली मीनाक्षी में भी गए थे, ठीक है ना।
मीनाक्षी सुंदरेश्वर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर एक मंदिर है। ये पड़ता कहाँ पे? ये पड़ता है मदुरई के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। ये पड़ता है मदुरई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जगह, ये तमिलनाडु के अंदर। आप जब साउथ में जाओगे ना तो आपको भगवान शिव को जो है ना, आप लोग जनरली सुंदर के नाम से जाने जाएंगे, या सोम भी कहते हैं, मंजू भी कहते हैं। भगवान शिव को मंजू के नाम से भी जानते हैं, इधर भी जानते हैं अपने खैर, पर वहाँ पे भी मंजू के नाम से जानते हैं। मीनाक्षी वैसे माँ पार्वती का नाम है, और सुंदरेश्वर भगवान शिव का नाम है। तो शिव और पार्वती, आपने कभी शिव पुराण पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऐसे एक दो नाम आपको देखने को जरूर मिल ही जाते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई 1212 किलोमीटर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है सर? देखो 1212 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। इसमें पैसा कितना लगने वाला है? 3808 करोड़ रुपए लगेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है? इसकी कैपेसिटी होगी 4.5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। बिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो है ना, इसकी टोटल कैपेसिटी होगी। अब ये है क्या सर? देखो इसमें ना उड़ीसा राज्य है, जैसे मैं बात बताता हूँ आपको, अगर डिटेल से बताऊँ तो उड़ीसा है। उड़ीसा में 329 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 723 किलोमीटर की इसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ठीक है ना, 723 किलोमीटर। और तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना इसके अंदर 160 किलोमीटर की पाइप बिछाई जाएगी। तो इसमें क्या होगा, उड़ीसा के पारादीप से लेके हैदराबाद के बीच में पाइपलाइन होगी। मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी है ना, उसको आसानी से आप ट्रांसपोर्ट। अब एक बात मानो, पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब मान लेते हैं कि पेट्रोल लगा लो, एलपीजी गैस लगा लो, एलपीजी गैस लगा लो। अब आपको ट्रकों से लेना पड़ता है, ट्रक से इधर में आपने एक ट्रक जाएगा, इधर खाली करके आएगा, वापस आएगा, वापस जाएगा। मतलब आपको ट्रांसपोर्ट में कितना ज़्यादा खर्चा लगता है और कितना ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता होगा। कुछ नहीं करना, आपने पाइप दबा दी अब, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ हैदराबाद के अंदर पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए या एलपीजी चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थ कोई भी चाहिए, आप पाइप चालू करो, यहाँ से ऑन करो, तुरंत यहाँ से पाइप है पूरी इतनी लंबी पाइप। हाँ, ये इतनी लंबी पाइप के बारे में बता रहा हूँ तुम्हें मैं। 1212 किलोमीटर लंबी पाइप है, सीधा उड़ीसा से लेके और आपका हैदराबाद तक तेल पहुँच जाएगा, गैस पहुँच जाएगी। परमानेंट सेटअप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमेशा के लिए बच गया। सर इसमें पैसा बहुत लगा होगा, कोई बात नहीं, सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, आगे फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो यही पॉइंट है, आप लोगों को याद कर लेना डियर, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको मैं, जो वैसे कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे 6800 करोड़ रुपए की बहुत सारी विकास परियोजना है, उनका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। इसमें एक ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र कहेंगे। ये कहाँ पे? ये बेगमपेट के अंदर है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? ये है आपका बेगमपेट कहाँ पे है सर? बेगमपेट हैदराबाद में, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर है ये। यहाँ पे बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है इसको, R&D जितने भी होगा ना रिसर्च पर्पस के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये। अभी हाल ही में गेवरा कोयला जो आपका माइन है, गेवरा कोयल माइन है, इसकी उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन हर साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी दी गई है छत्तीसगढ़ में, किस जिले के अंदर है ये? तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। क्या है ये सर? सुनो ध्यान से। देखो अभी ये छत्तीसगढ़ के अंदर कोबरा नहीं है, कोरबा है, ठीक है ना, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 52.5 मिलियन टन पर एनम है, और जो कि भारत में करंट में सबसे बड़ी है, ध्यान रखना, जहाँ से सबसे ज़्यादा कोयला हम लोग निकालते हैं। इन फ्यूचर में इसको 70 मिलियन टन पर एनम कर देंगे, और इतना अगर कर देंगे तो ये एशिया में सबसे ज़्यादा या एशिया की सबसे बड़ी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, एशिया में सबसे बड़ी हो जाएगी ये, एशिया में सबसे बड़ी जहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट करते हो या कोयला निकालते हो आप लोग। अच्छा सर, प्रेजेंट में कोई सबसे बड़ी एशिया में कौन सी है? तो प्रेजेंट में एशिया में सबसे बड़ी है केपीसी कोल माइन है, केपीसी कोल माइन कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है ना, इंडोनेशिया में है ये केपीसी कोल माइन। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 56 मिलियन टन पर एनम, ठीक है ना, 56 मिलियन टन पर एनम। लेकिन ये 70 हो जाएगी तो सोच के देखो, ये एशिया में सबसे बड़ी हो ही जाएगी। अच्छा, गेवरा कोयला जो खादान है ना, यहाँ से कौन सी कंपनी काम करती है? इसमें मतलब किस कंपनी के अधीन आता है ये एरिया? तो ये आता है किसके अधीन? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के अधीन आता है ये, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड जो है ना, इसके अधीन आता है ये। और इसका हेडक्वार्टर ही बताता हूँ आपको कहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में पड़ता है, बिलासपुर
बिलासपुर कहाँ पे है सर? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कोयला खनन कौन सी कंपनी करती है इंडिया में? उस कंपनी का नाम है महानदी, ये याद रखना, महानदी, ठीक है ना, कोल फील्ड है ये। और एक आपको मैं यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट योजना बताता हूँ जिसका नाम है कोल लॉजिस्टिक योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका क्या है, आप कोयला ट्रांसपोर्ट करते हो ना, तो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग इसमें 14% की कमी करेंगे, मतलब 21,000 करोड़ का बेनिफिट उठाएंगे। कहने का मतलब आप एक एंड से दूसरे एंड तक कोयला भेजते हो तो आप उसमें जो खर्चा लगता है लॉजिस्टिक का, उसमें आप 14% खर्चे को कम कर दोगे और आने वाले टाइम में जो है 21,000 करोड़ रुपए आप इससे सीधे सीधे बचाए लोगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के स्वामित्व वाली ONGC कृष्णा गोदावरी गहरे पानी के ब्लॉक यानी कि डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चे तेल को ले जाने वाले पहले तेल टैंकर यानी कि ऑयल टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। इसका नाम क्या है पहले आप थोड़ा समझो क्या है। वैसे इसका नाम तो बता देता हूँ आपको मैं, स्वर्ण सिंधु है, यानी कि गोल्डन सिंधु कह दो या स्वर्ण सिंधु कह दो। आपके लिए सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि यार ये ना ONGC क्या है। आपने एक सुना होगा, एक तो कंपनी है ONGC है, ONGC कंपनी है, और एक कंपनी आप लोगों ने सुना होगा कौन सा, BPCL सुना होगा, BPCL सुना होगा, एक आपने HP सुनी होगी, एक आपने IOC सुना होगा। क्या है इन सब में फ़र्क क्या है? देखो, ONGC का काम है तेल निकालने का, ठीक है ना, इसका काम क्या है, इसका काम है तेल निकालने का काम है। लेकिन ये BPCL है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड हो गई या आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ये काम क्या करती है, तेल इनका बेचने का काम है। आपने कभी ONGC का पेट्रोल पंप नहीं देखा होगा, भारत का पेट्रोल पंप देखा होगा, हिंदुस्तान का पेट्रोल पंप देखा होगा, IOC का पेट्रोल पंप देखा होगा, तो इनका काम तेल बेचने का है, उसका काम तेल निकालने का है, ठीक है ना, इतना समझ गए तुम लोग। अच्छा, अब आपके मन में ना बहुत लोगों के ये आता है कि यार भारत में कहाँ तेल है, भारत तो हमेशा बाहर से मंगवाता है। हाँ सही बात है, भारत तेल बाहर से मंगाता है, लेकिन जो भैया अपना कृष्णा और गोदावरी का बेसिन है ना, साउथ इंडिया का कृष्णा गोदावरी का जो गहरे पानी का डीप वाटर ब्लॉक है, अगर इसमें से तेल निकाला जाए तो भैया भारत जो है ना वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। मैं बताता हूँ, किसी देश से मंगवाने की जरूरत नहीं है, सारा तेल भारत का भारत में ही यूज होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। इससे तेल निकालने के लिए दो कंपनियों को अभी अनुमति मिली हुई है। एक का नाम है ONGC है, ठीक है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और एक कंपनी कौन सी है, एक कंपनी है इसके अंदर रिलायंस कंपनी है। रिलायंस के अंदर जो है ना आपका एक ब्लॉक आता है जिसका नाम है KG ब्लॉक, KGD6 ब्लॉक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो शायद समझे होंगे, अभी रिसेंटली जो है ना एक तेल को ले जाना या तेल को लाने के लिए एक ऑयल टैंकर है, इस जहाज़ का नाम है ऑयल टैंकर कह लो, ये पानी वाला जहाज स्वर्ण सिंधु, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय बिहार से हरी झंडी दिखाई है, बेरोनी रिफाइनरी है वहाँ से, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया पटना में। देखो भारत में, बिहार में तो डॉल्फिन ही डॉल्फिन है, बहुत सारी डॉल्फिन है, ठीक है ना। मैं आपको पहले एक बात और बताता हूँ कि बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है विक्रमशिला, ठीक है ना, विक्रमशिला। और ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भी जो है ना भारत में वन एंड ओनली सेंचुरी है। भारत में वन एंड ओनली जो है ना वो सेंचुरी है, एक ही सेंचुरी है पूरे भारत में। और ये कहाँ पे है? ये है आपके बिहार के अंदर है। बिहार में कहाँ पे है वैसे? ये बिहार में भागलपुर में है, ये भागलपुर में पड़ती है, ठीक है ना, बिहार के भागलपुर में। एकमात्र गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है भारत की। है कब बनी थी वैसे ये सर? ये 1991 में बनी थी, याद रखना आप लोग। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात की है ना, तो उसमें आप पहली तो बात ये याद रखना कि डॉल्फिन ना साफ पानी में रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है। भारत के अंदर लगभग जो है ना वो 3000 गैंगेटिक जो है ना वो डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है भारत में 3000 के आसपास। और इनमें से आप इंटरेस्टिंग आपको लगेगा 1500 अकेले बिहार में ही है। बिहार में गंगा नदी बहती है ना, तो बिहार के जो एरिया है ना उसी के अंदर ही है ये। और गंगा को जो है ना वो IUCN के दौरान जो है ना वो रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब कहने का सेंस है कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में आती है ये। अच्छा, एक बात आपको बताता हूँ कि डॉल्फिन डे कब मनाते हैं। डॉल्फिन डे वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी है वैसे, और 5 अक्टूबर को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 5 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं, डॉल्फिन डे मनाते हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखना कि 5 अक्टूबर को चलो डॉल्फिन डे है, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे भी होता है। नेशनल टीचर डे कब होता है? 5 सितंबर को। और इंटरनेशनल टीचर डे कब होता है? 5 अक्टूबर को होता है। और मेरा बर्थडे भी याद कर लेना, ठीक है। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी है। डॉल्फिन सब जीवों में सबसे समझदार है, ये याद रखना आप लोग। अपने दिमाग का 20%
डॉल्फिन यूज़ करती है। डॉल्फिन सरफेस पे सांस लेती है, पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती, तो इसको सुसु भी बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे आती है ना, बाहर निकलती है, उसके इसकी आवाज़ आती है सुर 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 ऐसे करके, इस करके इसका नाम सुसु भी है। और एक बात याद रखना, डॉल्फिन की आंखें नहीं होती, डॉल्फिन अंधी होती है, उसको दिखाई नहीं देता। मतलब 99% डॉल्फिन को दिखाई नहीं देता, 99.9% मतलब सबको ही नहीं दिखाई देता मोटे तौर पे। कभी कभार एक दो ऐसे अपवाद देखने को मिले कि डॉल्फिन की आंखें हैं, दिखाई नहीं देता, तो फिर ये कैसे काम मतलब चलती कैसे सर, नेविगेशन कैसा होता है इनका? इनका नेविगेशन होता है अल्ट्रासोनिक रेंज से, ठीक है ना। ये इनका जो नेविगेशन होता है ना, वो कहाँ से होता है? इनका नेविगेशन होता है अल्ट्रासोनिक से। अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है ना आपकी, जिससे आप लोग 20,000 जो किलो हर्ट्ज होता है ना, 20,000 किलो हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो वेव होती है ना, उससे ये चलती है। डॉल्फिन स्तनधारी है क्या सर? हाँ, मैमल्स में आता है ये, ठीक है ना, स्तनधारी है, ध्यान रखना, स्तनधारी है, मैमल्स कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। अच्छा, भारत में दूसरा डॉल्फिन सेंचुरी भी लगा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे लगा है? वो लगा है कतरिया में, ठीक है ना, कतरनिया में। और ये कतरनिया घाट कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष साल 2023-24 के दौरान बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट के लिए पुरस्कार दिया है? तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट के लिए पुरस्कार दिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, इसके मंत्री कौन है पहले तो ये पता होना चाहिए। इसके मंत्री का नाम है अनुराग ठाकुर, ठीक है ना, अनुराग ठाकुर जो है ना, अनुराग ठाकुर इसके मंत्री का नाम है। दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से जीते हुए हैं, ये मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, कहाँ से है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है? ये हमीरपुर से जीते हुए हैं, हमीरपुर से। हमीरपुर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अच्छा, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस जो है ना, ये क्या करती है? भारत के जितने भी अकाउंट हैं उनको मेंटेन करने का काम करती है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ठीक है ना। अच्छा, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस जो है ना, इसका अभी रिसेंटली 1 मार्च को ना, 1 मार्च 2024 को 48वां स्थापना दिवस भी था। इसके जो मतलब डायरेक्टर जनरल कह दो या अध्यक्ष कह लो, जैसे भी है, वो कौन है? SS दुबे है, ठीक है ना, SS दुबे, ठीक है ना, SS दुबे है। चलिए, तो इतनी सी चीज़ें हैं, आपको ज़रूर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारे पास में वो कौन सा रहेगा? अगला जो सवाल है हमारा कि हाल ही में किस देश ने यार्स, जो यार्स है आपका, किस देश के द्वारा जो है यार्स 24 और SS-29 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल जो है ना, इसका एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये रशिया ने किया है, ठीक है ना, रशिया किया है। इसकी मारक क्षमता बताता हूँ आपको कितनी है, 10,500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में चेटी मेटू पाथुर गांव में एक बच्चे के नवपाषाण कालीन प्राचीन कब्रगाह मिली है, नियोलिथिक एंसेंट जो है ना, वो ब्रुएल साइट मिली है। इसके बगल में एक बर्तन भी मिला है, कौन से राज्य में? ये तमिलनाडु राज्य के अंदर मिला है। अभी एक बच्चा है और इसके बगल में एक बर्तन भी मिला है। मद्रास यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है वो खोज कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है ये बच्चा 9 से 11 साल की उम्र का रहा होगा जब इसको दफनाया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के अंदर निर्मित उपग्रहों और पेलोड पर अपनी पहली टेक्निकल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद के अंदर किया गया है, ठीक है ना, जितेंद्र सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे को लॉन्च किया है। किस संगठन के द्वारा जो है ना विकसित किया गया है? इसको विकसित किया गया है वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। इसमें पता क्या ये किसके अंडर आता है? पहले बताता हूँ आपको मैं। वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना, ये उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अधीन आता है और ये साल 2010 के अंदर बना था, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, साल 2010 के अंदर बना था ये। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास में गेहूं है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे खेत में अब गेहूं है। अब गेहूं बहुत ज़्यादा हो गया, पर मैं क्या होता है कि इस सीज़न में बेचना नहीं चाहता, अगले सीज़न में बेचना चाहता हूं। मैं रखूंगा तो मेरे पास तो ख़राब हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा। जब किसान सड़ने के डर से फसल को कम लागत पे बेच देता है, फिर अब क्या होता है कि ऑफ सीज़न में इनकी कीमत ज़्यादा होती है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं गेहूं के सीज़न में ही गेहूं बेच दूंगा मैं, तो मेरे को कम पैसे मिलेंगे। ऑफ सीज़न है, जैसे मान लेते हैं कि चावल के सीज़न में गेहूं बेचूंगा तो मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, रखूंगा तो ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं रख सकता हूं कहाँ पे? साइलो सेंटर में, वेयर हाउस में रख दूंगा। अच्छा, इसके लिए मुझे बदले में क्या मिलेगा? इसके लिए मुझे बदले में मिलेगा एक रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है ना। रिसिप्ट क्या होगा? RECIEPT होगा, है ना, रिसिप्ट मिलेगी बदले में। और रिसिप्ट जो मिलेगी
इस रिसिप्ट का बेनिफिट ये भी है कि इस पे मुझे 7% का ब्याज भी मिलेगा, जितने का भी है। जैसे मान लेते हैं कि 1 करोड़ का मैंने 1 करोड़ की फसल बेच दी सारी मैंने, तो उस पर मुझे 7% का जो है ना वो ब्याज भी मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और वो एक नहीं एक चीज़ और भी है, ब्याज तो मतलब पता कैसे मिलेगा, ये 7% का ब्याज ऐसे मिलेगा कि मैं 7% ब्याज पे लोन ले पाऊंगा, ऐसे समझो इसको, ठीक है ना। ब्याज मिलेगा नहीं, सॉरी, 7% ब्याज पे लोन। जैसे मतलब यूँ समझो कि मैंने 1 करोड़ की सारी फसल जमा करवा दी, तो अब मैं जो है ना इसमें लगभग 50 लाख तक का लोन ले पाऊंगा और इस पर ब्याज लगेगा 7% इसका, ये है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा कर रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के सुन्नी में पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप स्टार्ट की है। किस नदी में की गई है ये रिवर राफ्टिंग? सतलज नदी के अंदर की गई है। उद्घाटन इसका सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है, सुन्नी के अंदर किया है, सतलज नदी पे, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? 20 देश इसमें भाग ले रहे हैं। अगला सवाल कौन सा आता है आपका? अगला सवाल आता है कि हाल ही में भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस इकाई का उद्घाटन मध्य प्रदेश के गुना के विजयपुर के अंदर हुआ है। ये किस कंपनी के द्वारा चलता है? तो ये गेल के द्वारा चलता है, ध्यान रखना आप लोग, गेल के द्वारा चलता है ये, ठीक है ना। गेल एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ICED की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौते पे साइन किए हैं? तो ये किए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि बेंगलुरु के साथ में। आपको पता है बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस कितना भयंकर है, नहाने धोने के लिए भी इनको बाहर जाना पड़ रहा है, बहुत मतलब गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे फिलहाल के लिए। और ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो है ना, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ में समझौता हुआ है। बांध जितने भी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए। और इसके साथ साथ डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की भी स्थापना की जा रही है। वर्ल्ड बैंक इसको फंड देने वाला है, तो कई सारे काम यहाँ पे चल रहा है। और जो आपका AIIB जो है ना, वो भी इनको पैसा दे रहा है। पानी के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं ये हम वापस उभर तो जाएंगे, पर देखो कब उभरते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई जो है ना, ये इसका डे कब मनाते हैं? 4 मार्च को मनाते हैं। 2019 को स्टार्ट किया गया था और यूनिसेफ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। मुझे कमेंट में आप यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता सकते हो? यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताना क्या है? मिलता हूँ कल की क्लास में। आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच। स्टार IQ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगता है तो फीडबैक और शेयर जरूर किया करें।